आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि एपोस्टाइल इस प्रकार के दस्तावेज को जल्दी और आसानी से प्राप्त करने के लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो शायद इसलिए कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कहाँ और कैसे जल्दी कर सकते हैं। पासपोर्ट कार्ड की कॉपी का अपोस्टल, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज दस्तावेज़ माना जाता है। इसकी लागत क्या होगी? वर्तमान प्रोसेसिंग समय क्या है और वे कौन-कौन से सटीक कदम हैं जिन्हें आपको हमारे साथ टेक्सास अपोस्टल ऑर्डर देने के लिए फॉलो करना होगा। सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत सभी दस्तावेज जैसे आपके पासपोर्ट कार्ड की फोटोकॉपी आपको हमें ईमेल या फैक्स के माध्यम से नहीं भेजनी चाहिए। अपोस्टल के लिए एक अपवाद है जिसे हम अभी बताएंगे। आपको हमें डाक द्वारा या हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में मूल विवाह प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति शपथ पत्र के साथ और पासपोर्ट कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। दूसरा, सभी गैर दर्ज दस्तावेज टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा अनिवार्य रूप से वेटिंग से नोटराइज्ड होने चाहिए। आप किसी अन्य राज्य के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते। आपको टेक्सास नोटरी ही चाहिए। आपको या आपके वकील को अपने गैर दर्ज दस्तावेज पर यह जुरर या स्वीकृति पाठ संलग्न करना आवश्यक है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो ये एक पासपोर्ट कार्ड है। एक सामान्य पासपोर्ट के अलावा अमेरिका में आप ड्राइविंग लाइसेंस जैसा दिखने वाला पासपोर्ट कार्ड भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है और आमतौर पर जब आप नवीनीकरण कर रहे होते हैं या अपना पासपोर्ट बनवा रहे होते हैं, तो वे आपको पासपोर्ट के साथ पासपोर्ट कार्ड लेने का विकल्प देते हैं और आमतौर पर यह लगभग $100 अतिरिक्त होता है। तो आपको जो करना है, वह ये है कि आप एक रंगीन फ़ोटोकॉपी एक पेज पर बनाएँ और फिर आपको डाउनलोड करना होगा। यह प्रमाणित प्रति शपथ पत्र, तो ठीक है, यहाँ डेविड की प्रमाणित प्रति है। तो टेक्सास में पासपोर्ट कार्ड पर अपोस्टिल प्राप्त करने के लिए वो आपको यह प्रमाणित प्रति शपथ पत्र करना होगा और आप इसे यहीं से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी हाइलाइट किए गए टेक्स्ट बस इस पीडीएफ पर क्लिक करें और ये इसका पीडीएफ डाउनलोड कर देगा और फिर आप उसे प्रिंट करेंगे और फिर उसे नोटरीकृत करवाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे भरना है, क्योंकि अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, जो कि खुद ही स्पष्ट हैं, तो इस पर नोटरी के साथ कई गलतियां हो सकती हैं। लेकिन टेक्सास में नोटरी फिर भी हमेशा गलती कर देते हैं। तो यहाँ लिखा है पासपोर्ट कार्ड धारक का नाम प्रिंट करें। वह आप हैं। जो भी पासपोर्ट कार्ड पर है वही उस कार्ड का धारक है। तो आपको अपना नाम बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना है जैसा आपके आईडी पर है। यही एक कारण है कि इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। आप अपना नाम वैसे नहीं प्रिंट करते जैसे आपकी आईडी पर है। मान लीजिए आप अपना नाम जॉन डो लिखते हैं, लेकिन आपके पासपोर्ट और पासपोर्ट कार्ड पर आपका पूरा कानूनी नाम जॉन जैक्सन डो है, तो आपको वही नाम प्रिंट करना होगा। आपको अपना नाम बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना है जैसा आपके पासपोर्ट कार्ड पर है और फिर आपको अपना नाम बिल्कुल वैसे ही साइन करना है जैसा आपके पासपोर्ट कार्ड पर है या जैसा आप कानूनी रूप से अपने पासपोर्ट पर करते हैं। मुझे नहीं लगता, शायद उसके पीछे हो सकता है। मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है कि पासपोर्ट कार्ड के पीछे साइन करना पड़ता है या नहीं, लेकिन आपको बस वही करना चाहिए, जो भी आपका कानूनी हस्ताक्षर है या आपके पासपोर्ट पर है, अपने पासपोर्ट को देखें। आपको अपना नाम वैसे ही साइन करना चाहिए। बस ये सुनिश्चित करें कि वह वैसा ही दिखे, क्योंकि अगर वह अलग हुआ, तो कोई दूसरा देश परेशान हो सकता है और कह सकता है, "ठीक है, आपका हस्ताक्षर अलग है, हमें ये पसंद नहीं है।" तो कोशिश करें कि आपके पासपोर्ट पर हस्ताक्षर जहाँ तक संभव हो, मेल खाएँ। यहाँ वे सभी नोटरी की गलतियाँ हैं, जो होती हैं। तो ये खुद ही स्पष्ट है। यहाँ लिखा है पासपोर्ट धारक का नाम प्रिंट करें। नोटरी को ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि यहाँ क्या लिखा है। बताइए नोटरी क्या करेगा? नोटरी यहाँ अपना नाम प्रिंट करेगा। दस्तावेज को राज्य द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। नोटरी आपको ठीक यहाँ हस्ताक्षर करने के लिए कहेगा। राज्य दस्तावेज अस्वीकार कर देगा उनकी गलती से, क्योंकि उन्हें पता नहीं वे क्या कर रहे हैं। उन्हें आपका नाम वैसे ही प्रिंट करना होगा जैसा पासपोर्ट कार्ड पर है, जैसा मैंने पहले बताया था। दोनों मिलने चाहिए। जो भी आपने लिखा है वही लिखा रहेगा। उन्हें भी वही लिखना है और फिर नोटरी यहाँ एक बार हस्ताक्षर करता है, तो आप एक बार यहाँ हस्ताक्षर करते हैं और वे भी एक बार हस्ताक्षर करते हैं फिर से। ये ठीक ऊपर है। पीडीएफ में ये सब विस्तार से बताया गया है। आप टेक्सास ई नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन नोटरी, वर्चुअल नोटरी या रिमोट नोटरी भी कहा जाता है, अपने दस्तावेज को ज़ूम या वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोटराइज़ कराने के लिए। अगर आप वर्तमान में टेक्सास या अमेरिका में नहीं रहते हैं, इस स्थिति में हमारे कॉन्टैक्ट यूएस पेज के जरिए अपना ई हस्ताक्षरित और नोटराइज्ड दस्तावेज अपलोड करके भेजें। अब हमें कुछ भी मेल करने या छोड़ने की ज़रूरत नहीं। हमारे कॉन्टैक्ट यूएस पेज पर यहाँ से पहुँचने के 3 तरीके हैं। आप बस यहाँ क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या आप ठीक वहाँ क्लिक कर सकते हैं। हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप इस पेज के नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, फिर उसे प्रिंट करके प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें मेल या डिलीवर करना होगा, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को वापस मेल कर सकें। अगर आप ये प्रक्रिया ई नोटराइजेशन के माध्यम से कर रहे हैं,
तो आपको हमें कुछ भी मेल या डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस हमारे संपर्क पेज पर जाकर अपना ई-नोटराइज़्ड एफ़िडेविट और पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है। दूसरा, आपके प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल की पीडीएफ और तीसरा, हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज की पीडीएफ। तो जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाते हैं, तो उसे अपने प्रिंटर से प्रिंट करने और उसकी हार्ड कॉपी लेने के बजाय आप अपने कंप्यूटर पर प्रिंटर विकल्पों में जाकर सेव एज़ पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और फिर वह ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज सेव हो जाएगा। जब आप इसे पूरा कर लेंगे, तो ये पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा और फिर आप इसे सेव करके हमारे संपर्क पेज पर अपलोड कर देंगे। बस इतना ही। आपको हमें कुछ भी मेल करने की ज़रूरत नहीं है। न ड्राइव की ज़रूरत है, न ही कहीं उड़ने की। आप ये काम दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। चाहे आप चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण या सेंट्रल अमेरिका या अंटार्कटिका में हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब ये अपने घर या अपार्टमेंट से ही कर सकते हैं। यही इसकी आसानियत है, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से करते हैं। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप दस्तावेज़ हमें कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज़ आपको कैसे वापस भेजेंगे। तो ये है भेजने और वापस पाने की प्रक्रिया और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाना है और आपको क्या करना है, ये भी बताऊँगा। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज़ों का एपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों का। अगर आप उदाहरण के लिए किसी नॉन हेग देश जा रहे हैं, तो आपको दस्तावेज़ वैधीकरण या एटेस्टेशन प्रक्रिया से गुज़रना होगा। और अगर ये राज्य स्तर का दस्तावेज़ है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे पहले टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर अमेरिका में, विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा चरण है। तो मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूँ कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आम तौर पर केवल 2 तरीके होंगे। पहला, जो सबसे आसान तरीका है और जिसे हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, वह है ओवरनाइट भेजना या दस्तावेज ऑस्टिन पते पर भेजें, जो ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में है। या अगर आप ऑस्टिन में हैं, तो दस्तावेज खुद दे सकते हैं। फिर भी इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती, जैसा तीसरे चरण में बताया है। ऐसा नहीं है, प्रक्रिया में फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेल करें या खुद जमा करें, ये वॉक इन सेवा नहीं है। हमारे ऑफिस से तुरंत दस्तावेज या अपोस्टिल नहीं मिलते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा किए जाते हैं। डीडॉसी स्थित स्टेट डिपार्टमेंट या विदेशी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में सारे लीगलाइजेशन डी.सी में ऑफिस में करते हैं। डी.सी में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां 99% विदेशी दूतावास विश्व के विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। अगर आप हमें अपने दस्तावेज मेल करने जा रहे हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल ना करें। संयुक्त राज्य पोस्ट ऑफिस का उपयोग ना करें। वे लगातार दस्तावेज खोते हैं। हर साल वे अरबों डॉलर गंवाते हैं। वे अयोग्य हैं। वे भरोसेमंद नहीं हैं। उनका उपयोग ना करें। अपने दस्तावेज हमें मेल ना करें और न ही हमें आपके पास वापस भेजने के लिए कहें, क्योंकि उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन आप फेडेक्स या यूपीएस भी कर सकते हैं। अगर आप यूरोप, दक्षिण या मध्य अमेरिका में हैं, तो उन देशों में डीएचएल बहुत बड़ा है। फिर भी सबसे भरोसेमंद और जिसे हम सलाह देते हैं, वही है और हम हर दिन उन्हीं के साथ शिपिंग करते हैं और हम हर दिन हज़ारों दस्तावेज़ भेजते हैं और हमारे क्लाइंट्स 6 महाद्वीपों में हैं। अभी तक अंटार्कटिका नहीं मिला है, वो है फेडेक्स। वे अब तक सबसे भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज़ ना तो खराब हों और ना ही खो जाएँ, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं। और अगर आप अमेरिका में दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो वे सबसे सस्ते भी हैं, काफ़ी अंतर से। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम अपने डीसी ऑफ़िस में शिपिंग करते हैं, ऑस्टिन, टेक्सास से। ये टेक्सास के मध्य में है और देश के एक कोने से दूसरे तक काफ़ी दूर है। अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक। हमें अपने डीसी ऑफिस में दस्तावेज 2 दिन में फेडेक्स से भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं। ऑफिस में अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें, तो भी समय वही लगता है। इसकी कीमत $40 से भी ज़्यादा है। अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करें, तो यह $20 से भी ज़्यादा है, लगभग $23। ये दोगुने से भी ज़्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं, तो फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में बहुत सस्ता है, खासकर अगर आप इसे जल्दी यानी 1 रात या 2 दिन में भेजना चाहते हैं। अधिकांश लोग यह नहीं जानते। ये केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो इसे विस्तार से समझाएगा। मैं इसे समझाने जा रहा हूँ, तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको उस प्रक्रिया से गुज़ारेगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं करते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है, जो आपको स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से ये दिखाता है कि आप fedex.com या ups.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप ऑनलाइन जाकर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं, फिर उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं या फिर आप उसे डाउनलोड करके जो पीडीएफ वे आपको देते हैं, उसे ईमेल भी कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ होता है, आप हमें शिपिंग लेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, जेफ, जेपेग या किसी और फॉर्मेट में नहीं दे सकते। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको लेबल बनाते समय देते हैं।
इन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के ज़रिए सब कुछ विस्तार से समझाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए आपको आम तौर पर कस्टम्स इनवॉइस या संबंधित दस्तावेज़ बनाने की ज़रूरत होती है। ये रसीद आपको बनानी होती है। आप इन दोनों लिंक्स पर क्लिक करें फेडेक्स और यूपीएस के लिए। हमारे पास यहाँ एक पहले से भरा हुआ टेम्पलेट है जिसे आपको बस पूरा करना है और फिर अपना नाम लिखना है और उस पर तारीख डालनी है। बस ये तैयार है। फिर से ये देश पर निर्भर है। अक्सर इसकी ज़रूरत नहीं होती, पर हम सावधानी के लिए ये करते हैं। इंटरनेशनल शिपिंग या अमेरिका से डॉक्यूमेंट भेजने पर हम ये सुझाते हैं। किसी दूसरे देश में जैसे मेक्सिको को खास फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप फिर भी कर सकते हैं। फेडेक्स इस्तेमाल करने पर भी उन्हें परवाह नहीं है। लेकिन दुनिया के बाकी देशों में कस्टम्स के लिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि ये आपके पास हो। ठीक है? और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं खुद को दोहरा रहा हूँ। आप हमारे नाम, फ़ोन नंबर, पता को कहीं भी अपनी शिपिंग पे नहीं डाल सकते, जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हैं, यानी जब ये आपके पास भेजा जा रहा है। तो हमने आपके दस्तावेज़ का अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि इसे आपको किसी लॉ फ़र्म को या किसी अन्य देश में भेजा जाए या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को भेजा जाए। अब जहाँ भी इसे भेजवाना चाहते हैं, आप खुद एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है? आप ही आयातक और आप ही शिपर हैं। इसलिए आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है, तो हमें बिल भेजा जाएगा और हमें इसके लिए सैकड़ों डॉलर का बिल आता है। ये हमारा नहीं है, इसलिए अगर आपने उस पर हमारा नाम डाला, तो हम दस्तावेज़ वापस नहीं भेजेंगे। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप किसी को एक लिफ़ाफ़ा भेज रहे हैं, तो अमेरिका में ऊपर बाईं ओर आप क्या लिखते हैं? वापसी भेजने वाले का नाम। मतलब अगर आपने जो पता लिखा है वह गलत है, जहाँ डाकघर डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वह डाक आपको वापस भेज देंगे। यही हम आपसे माँग रहे हैं। आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी उस पर नहीं डाल सकते। फिर से आप बस अपनी जानकारी डाल सकते हैं। लोग यही करते हैं। आप अपना पता टू और फ्रॉम दोनों में डाल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप इसे भेज रहे हैं। इसे यूरोप भेजने के लिए अमेरिका में रहने वाले किसी दोस्त या रिश्तेदार का पता इस्तेमाल करें। फिर से ये तभी है जब आपकी डाक आपको वापस लौटती है, तो उसे वापस भेजने के लिए ही एक पता चाहिए। कस्टम्स के लिए उनके पास पता होना ज़रूरी है ताकि वे बिल भेज सकें। वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। और फिर से इन दोनों में आप इस पे क्लिक करेंगे, हम बताएँगे कि इसका क्या मतलब है और इसे कैसे करना है। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर पहुँचेंगे, जब आप ऑनलाइन कर रहे होंगे, तो वे पूछेंगे ये कहाँ से भेजा जा रहा है? आप हमारा पता नंबर वहाँ नहीं डाल सकते। ये सरल है। लोग रोज़ ये करते हैं और कहते हैं हम ये नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है, बस तरीका गलत है। निर्देशों का पालन करें। इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में जाकर इसे करने की कोशिश ना करें क्योंकि अक्सर वहाँ के लोगों को सही जानकारी नहीं होती है। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे हर दिन दुनिया के हर देश से करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, हमारा पता इस्तेमाल किए बिना। क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं, हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल पर इसे जमा करवा रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि तब हम तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में तब हम आयातक बन जाते हैं। हम ही शिपर बन जाते हैं। यानी सारी कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। हम आपको बताएँगे कि आपको नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारी जानकारी है, तो वहाँ हमारा नाम पता नहीं होना चाहिए। खासकर अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय की कमी में हैं और आपको ये दस्तावेज़ जल्दी चाहिए, तो इससे देरी हो सकती है। संभव है कि आपको हमें नया लेबल भेजने और हमारे आपसे संपर्क करने में कई दिन लग जाएँ। इसलिए कृपया इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से इतना ही है। ये फिर से बहुत आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो बस हमें दें। सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज़ छोड़ सकते हैं। आप प्रीपेड शिपिंग लेबल दे दें और हम उन्हें वापस भेज देंगे। आप डाक के बजाय खुद आकर छोड़ें, पर चाहते हैं कि हम उन्हें डाक से वापस भेजें। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं और जब आप हमारे ऑस्टिन लोकेशन पर आते हैं, तो अपने दस्तावेज़ छोड़ देते हैं। फिर उसी दिन या अगले कुछ दिनों में, जैसा कि स्टेप 3 में बताया गया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्हें जारी करने में समय लगता है। या फिर संघीय सरकार या दूतावास को, तो हम इन्हें आपको वापस भेज देंगे। तो यही है इसकी प्रक्रिया। ये है तीसरा चरण। अब मैं आपको हमारी मौजूदा कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ और अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा करने वाले हैं, तो हमारी वर्तमान टर्नअराउंड टाइम्स जो आज 30 नवंबर 2025 की स्थिति में हैं, उनके बारे में भी बताऊँगा।
तो अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा करने वाले हैं, तो आपको क्या करना होगा? जो आपको करना है, वो ये है कि आपको आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरकर प्रिंट करना होगा, जिसके लिए आपको नीचे यहाँ क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे और यही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। वहाँ एक और वीडियो भी है, जो आपको बताएगा कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी जानकारी भी देगा। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें डाक से भेजने वाले हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ खुद आकर जमा करने वाले हैं, हमें व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज़ देना, जिससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, ना ह्यूस्टन, ना डलास, सिर्फ़ हमारा ऑस्टिन ऑफ़िस, आप अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और अब मैं आपको हमारे कट-ऑन ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, ख़ासकर उसी दिन की सेवा के लिए। इसका मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज़ टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास दाखिल करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज़ दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक, जिसमें कोई भी प्रमुख संघीय या राज्य अवकाश शामिल नहीं है। तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला होता है और वे सिर्फ संघीय और राज्य अवकाशों से ज़्यादा दिनों के लिए बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी वे बंद थे। वो कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते बुधवार को थैंक्सगिविंग से पहले वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। ये कोई संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन वे बंद रहते हैं। वे इस हफ्ते 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से 1 दिन पहले की घोषणा कर दी है। क्रिसमस ईव कोई संघीय अवकाश नहीं है, पर जब वे बंद होते हैं, हम फाइलिंग नहीं कर सकते। टर्न अराउंड समय का ध्यान रखें। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज़ तब तक दाखिल नहीं कर सकती, जब तक सरकारी दफ्तर खुला ना हो। तो मैं बस इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूं, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम ये गारंटी देते हैं कि हम उन्हें उसी दिन टेक्सास राज्य में दाखिल कर देंगे। फिर उनके टर्न अराउंड समय के अनुसार वे बदल सकते हैं। ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। कोई भी ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि दस्तावेज प्रोसेसिंग में कितना समय लगेगा। अभी के लिए हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे कुछ ही घंटों में ये दिसंबर 2025 हो जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो दिख रहा है, उसे भूल जाएँ। इस पेज पर ठीक यहीं जो लिखा है, वही वर्तमान स्थिति है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊँगा। तो अभी नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेज़ों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और मैं समझाऊँगा कि 0 दिन का क्या मतलब है, ठीक है? तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। तो अगर हमें आपके कागज़ात डाक या ड्रॉप ऑफ के ज़रिए दोपहर तक मिल जाते हैं, सेंट्रल समय अनुसार, तो हम आपके दस्तावेज़ फ़ाइल कर देंगे। तो ये संभव है, लेकिन संभावित नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेज़ पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं। तो समान दिन का मतलब है 0 दिन, यानी हमें आपका दस्तावेज़ उसी दिन दोपहर या उससे पहले मिल जाता है। हम उसी दिन उसे फ़ाइल करेंगे और वे उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं। हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे, यही 0 दिन है। या फिर हमारे फ़ाइल करने के बाद उन्हें अपोस्टिल जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार को दोपहर सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम की कट ऑफ टाइम से पहले या उसी समय तक मिल जाते हैं और फिर हम उसी दिन उसे फ़ाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेज़ों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस में भी वे यह कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकता है। तो सबसे खराब स्थिति में ना आपको ये बुधवार को मिलेगा और आपके पास वापस भेज दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा स्थिति है अगर हमें आपका दस्तावेज़ 12 बजे तक मिल जाता है, ठीक है? उदाहरण नंबर 2 है, अगर हमें दस्तावेज़ दोपहर सेंट्रल टाइम के बाद मिलता है। तो अगर आप हमें यह मेल करते हैं और हमें यह 2-3 बजे दोपहर में यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफ़िस में 2, 3, 4, 4, 55 बजे छोड़ते हैं, हमारे पास लोग ठीक 5 बजे से पहले भी दस्तावेज़ छोड़ जाते हैं, उसी सोमवार को। हम इसे अगला, यानी हम इसे केवल अगले दिन ही फ़ाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फ़ाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी भी कर सकते हैं। ये 0 दिन हुआ। वे इसे अगले कार्य दिवस में 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे उठा सकते हैं और उसी दिन आपको वापस मेल कर सकते हैं, गुरुवार। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज़ सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, तो ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में, जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण न हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे खराब और सबसे अच्छी स्थिति में इसे सोमवार को ही आपको वापस मेल किया जा सकता है।
तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। और मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे मुख्य कार्यालय ऑस्टिन में दस्तावेज़ खुद जमा करते हैं, मेल करने के बजाय, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती। चाहे दस्तावेज़ ड्रॉप ऑफ से मिलें या मेल से किसी भी समय मिले, प्रक्रिया का समय एक जैसा ही रहेगा। कई लोग बिना वेबसाइट पढ़े या हमसे संपर्क किए यह सोचकर आ जाते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा। और ये संभव नहीं है क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज़ नहीं करता है। बस अपने दस्तावेज़ हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है। और ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये कीमतें अगले साल 2026, 27 या जब भी आप यह वीडियो देख रहे हों, बदल सकती हैं। लेकिन वीडियो में कही बातों पर निर्णय न लें। यहाँ जो लिखा है, उसी के अनुसार चलें। यहाँ इस समय जो भी लिखा है, वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज़ के लिए अगर आपको एक दस्तावेज़ को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है, तो उसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग फ़ीस शामिल हैं। तो हमें कोई चेक, मनी ऑन ऑर्डर या कैशियर चेक ना भेजें। राज्य की फाइलिंग फीस के लिए पैसे भेजने या कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे पास अपने खुद के फॉर्म हैं और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ़ $95 है, बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ़ $95 फिक्स है, बस आपको यही देना है। और अगर दस्तावेज़ एक से अधिक हैं, तो उसमें छूट मिलती है। ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज़ के लिए $95 अगर एक साथ हों, तो 2 दस्तावेज़ों के 170, 3 के 245 और इसी तरह दाम बढ़ते हैं। ये मौजूदा कीमतें हैं, ये जानकारी हमारे पास है। और फिर अतिरिक्त दस्तावेज़ के लिए $75 प्रति दस्तावेज़ लगेंगे। और जब आप ऑन ऑर्डर देने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे टेक्सास अपोस्टिल के ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। और फिर से, ये केवल टेक्सास के लिए है। यह ना तो संघीय मूल्य निर्धारण के लिए है और न ही कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण के लिए, न ही टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटराइज किए गए हैं या वे दस्तावेज जो किसी टेक्सास संस्था जैसे शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, मैं जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी, इस तरह की चीज़ें टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए भेज सकता हूँ। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।